देश के सबसे पसंदीदा बहस और डिबेट के शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। देश की बहस इकलौता बहस का ऐसा शो है जो अपने शो में बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े प्रवक्ताओं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ अपने दर्शकों को जोड़ता है। सीधे उनके घर से हमारे दर्शक न केवल इस बहस का एजेंडा तय करते हैं बल्कि बहस की दशा और दिशा क्या हो ये भी निर्धारित करते हैं। हम इस आज किस मुद्दे पर बहस होगी ये दर्शकों की राय जानकर ही चुनते हैं। तो आज देख लेते हैं दर्शकों ने किस मुद्दे को चुना है, जो कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना था, लेकिन उसके किस पॉइंट पर बहस करना चाहते थे हमारे दर्शक, ये हम देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल कोरोना के मसले पर राजनीति हो रही है, राज्य केंद्र पर ब्लेम कर रहे हैं, केंद्र राज्य पर, इसीलिए और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। इसीलिए सवाल हमारा था कोरोना पर राजनीति कौन कर रहा है। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। दिल्ली और मुंबई में एक तरीके से लॉकडाउन है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% हो चुका है। महाराष्ट्र की हालत की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हालत ठीक नहीं है। जगह जगह ये मांग हो रही है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर पहुंचे। सवाल यह है कि अफरा तफरी के हालात आखिरकार क्यों बन गए? क्या इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है या फिर राज्य सरकारें जिनके अंडर में हेल्थ आता है? सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि वैक्सीनेशन की गति ठीक है या वैक्सीनेशन की गति धीमी है। आज सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन की राह खोल दी। अब 1 मई से 18 साल या उससे ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन होगा, जिनकी संख्या इस देश में बहुत बड़ी है। सरकार ने एक बड़ी मांग मानते हुए राज्य सरकारों को अब ये कह दिया है कि आप सीधे कंपनी से 50% वैक्सीन खरीद सकते हैं, बाकी की वैक्सीन मार्केट में जाएगी। अगर आप सरकारी अस्पताल में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप उस वैक्सीन को खरीद करके अपने किसी भी डॉक्टर से, आपके पर्सनल फिजिशियन हैं उनसे इस दवाई को लगवा सकते हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुका है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लॉकडाउन कौन करे, राज्य या केंद्र? इस पर भी सवाल है। महाराष्ट्र ने अपना लॉकडाउन किया, दिल्ली ने अपना लॉकडाउन किया, तो अप्रत्यक्ष रूप से लोग ये बोलने लगे कि मोदी जी इस बार क्या कर रहे हैं, क्या चुनाव में बिजी हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात होगी। इन्हीं तमाम बातों पर बात होते होते बात यहां तक भी जाएगी कि आखिर केंद्र और राज्य किसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में। कोरोना के पलटवार ने देश को 2020 वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते मामलों को थामने के लिए दिल्ली में 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। और ये नौबत क्यों आई, 3 तस्वीर आपके सामने है। अस्पतालों में बेड के लिए मरीजों के परिवार वाले भटक रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है तो शहर शहर शमशान घाटों पर लाशों का अंबार लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजनीति की बयानबाजी भी तेज है। जिन दिग्गजों ने 2020 वाले लॉकडाउन पर सरकार की आलोचना की थी, आज वही खेमा लॉकडाउन के पक्ष में दिख रहा है। Now the first thing to understand is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हम परमानेंटली ज़िंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। कोरोना के पहले फेज से निपटने के लिए जब पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, तब गैर बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली ने राज्यों को अधिकार दिए जाने की वकालत की थी। केंद्र के सामने राज्यों ने अधिकार मांगे थे कि लॉकडाउन कब और कहां लगेगा इसका फैसला राज्य करे। कोरोना काल में क्या नियम होंगे इसका अधिकार भी राज्यों के पास होना चाहिए। इसके बाद राज्य सरकारों को लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर हालात नहीं संभले तो गेंद फिर से केंद्र के पाले में डालने की कवायद शुरू हो गई। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिट्ठी का जवाब दिया। मनमोहन सिंह ने लिखा था कि अप्रूव्ड की गई वैक्सीन को भारत में ट्रायल की शर्त बिना मंगवाया जाए। इस पर हर्षवर्धन ने जवाब दिया कि इसे हम भी मानते हैं, कांग्रेस के लोग ही वैक्सीनेशन की अहमियत नहीं समझते। ऐसा है कि ये समय राजनीति करने का नहीं। अगर आज सुझाव देने की आवश्यकता है तो कांग्रेस पार्टी को है, जो शुरू से ही इस महामारी पर राजनीति कर रही है, शमशान
और कब्रिस्तान पर राजनीति कर रही हैं। इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उतर आए। उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने वैक्सीन को लेकर सुझाव दिए थे। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना नहीं की थी, मगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिस तरह से जवाब दिया वो राजनीति से प्रेरित है। देश की बहस में आज चर्चा है कि संकट काल में भी सियासी बयानबाजी क्या उचित है। तो आइए देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है ये देख लेते हैं। हाँ या ना में आपको जवाब देने हैं। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो कुछ हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शमशान घाट के अंदर लाइनें लग गई हैं बॉडियों को जलाने की, और कैसी कई हृदय विदारक तस्वीर हमने देखी है, लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। इसीलिए आज का सवाल इसी राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्या कोरोना की आड़ में मोदी विरोधी एजेंडा साधा जा रहा है? हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे ट्विटर हैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है या सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। आपको फिर से याद दिला दें, देश का इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों को सीधे अपने घर से बड़ी बहस में शामिल कराता है। बड़े बड़े प्रवक्ताओं के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ और बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, उसके बाद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उस पर भी हम जाएंगे। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ संजीव झा जी जुड़ गए हैं जो आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे साथ अभय दुबे जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। मैं तीनों के पास जाऊं उससे पहले सबसे सीधे चलता हूं, और प्रेम शुक्ला जी भी दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी आलोचना हो रही थी उसकी कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में उसने तारीखों को बढ़ा दिया है। हालांकि ये निर्णय इलेक्शन कमीशन का होता था, लेकिन टीएमसी आरोप लगा रही थी कि हम तो एक फेज में चुनाव चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी लंबा चुनाव चाहती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि अब कोरोना के चलते बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिया है, और इस फैसले के मुताबिक बंगाल की रैलियों में सिर्फ 500 लोगों की भीड़ जुटेगी, बाकियों को वर्चुअली ये सभाएं दिखाई जाएंगी। 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटे जाएंगे, ये लक्ष्य भी पार्टी ने रखा है। पीएम मोदी समेत सभी नेताओं की रैली होनी है। पीएम मोदी की 4 रैली होनी है, इसके अलावा अमित शाह की 10 रैलियां होनी है। मेरे सहयोगी विकास चंद्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, काफी दबाव था पार्टी पर कि कोई निर्णय ले, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने कुंभ को छोटा करने की मांग करी थी और ये कहा था कि अवधेशानंद गिरी जी को कि अब तो कुंभ के हमको जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है, कुंभ के जो औपचारिक स्नान है वो तो हो चुके हैं। उसके बाद लोग बोल रहे थे पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं, अब ये फैसला लिया है पार्टी ने, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, बीजेपी पर काफी दबाव था और काफी आलोचना भी हो रही थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं और कोई कठोर निर्णय नहीं ले रहे हैं। उस पर विराम लगाते हुए और जो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है, और लिखित में आदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी बड़ी जनसभा या रैली नहीं होगी, छोटी छोटी सभाएं होंगी, वो भी कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके पालन को करते हुए भी 500 से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैं। जो लोग भी उस रैली में आएंगे, यानी 500 की जो संख्या होगी, उस सबको मास्क दिया जाएगा, सबके हाथ में सैनिटाइजर दिया जाएगा, तभी उनको रैली स्थल तक एंट्री दी जाएगी। यानी बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है, और बाकी लोगों जितने भी जो है उसको वर्चुअली लोगों को दिखाया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो या जो भी स्टार कैंपेनर जाते हैं। अब किसी की भी सभा में 500 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा आदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया है, लिखित में जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके इसको बताया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, क्योंकि ये जो फैसला था ये काफी समय से अपेक्षित था कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव को लेकर उसकी बड़ी आलोचना हो रही थी। लेकिन आज की बहस का एजेंडा सेट करने के लिए मैं सीधे चलता हूं अपने एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी के पास। सर, ये बताइए कि इस पर जो राजनीति और इस पर जो विवाद हो रहा है, पहले कहा गया कि केंद्र लॉकडाउन लगा, पहले कहा गया कि केंद्र ने लॉकडाउन क्यों लगा दिया, ये अधिकार तो राज्यों के हैं। अब जब राज्यों पर बात आई कि वो लॉकडाउन का फैसला लें, तब लोग ये कहने लगे कि केंद्र एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव लुक क्यों नहीं लेती। आप इस पूरे व्यू को किस तरीके से देखते हैं, और इस पर जो
आर्थिक भार पड़ेगा देश में, जैसे मुंबई में आर्थिक राजधानी रुक जाने का, दिल्ली में 7 दिन का लॉकडाउन का, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए दीपक, ये बड़े दुख की बात है कि आज इतनी बड़ी पेंडेमिक हमारे सामने खड़ी है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टियां और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ये सारे के सारे इनका सिर्फ फोकस एक दूसरे के ऊपर आरोप, एक दूसरे की क्या कमियां हैं वही बताने पे लगा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पेंडेमिक के बारे में पूरे संसार में किसी को कुछ नहीं मालूम। और किसने सोचा था फरवरी में, आपको ध्यान होगा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस सिर्फ 9000 रह गए थे पूरे देश में। उस समय किसने सोचा था कि 2 महीने के अंदर ही 3 लाख के करीब केसेस पर डे के होंगे। इस आपको ध्यान होगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी जो भारत सरकार ने बनाई थी, जिसमें आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के जो टॉप के जो साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने ये बताया था कि फरवरी में पेंडेमिक हमारे देश में खत्म हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट के सामने और किसी ने भी, अगर जो विपक्ष है जो आज कह रही है कि भाई सत्ता पक्ष ने कुछ काम नहीं करा, हमारी जो इसके जो मेडिसिन हैं या जो इंजेक्शंस हैं उसका प्रोडक्शन रैंप अप कर सकते थे, या उसका जो वैक्सीनेशन को हम उस समय बढ़ा सकते थे, वो सारे के सारे काम वो आज ये लोग जो इनकी जो एडवाइस आज आ रही है मिड अप्रैल में, जबकि 3 लाख केसेस पर डे के आ रहे हैं, ये एडवाइस उनकी फरवरी में क्यों नहीं आई? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें किसी को कुछ नहीं मालूम कि ये पेंडेमिक किस डायरेक्शन में जाएगी। आपको ध्यान होगा पहले कहते थे कि ये जो पेंडेमिक है कॉन्टैक्ट से होती है। अब नई रिसर्च सामने हमारे आ रही है, तब से वेरिएंट कई सारे चेंज हो चुके हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब लोग इसमें मिलके काम करें। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि मनमोहन सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने सजेशन दिया, बहुत अच्छा सजेशन है। उन्होंने कहा कि सरकार जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं उसको फंड करे, और फंड करने के बाद एडवांस में ही ऑर्डर्स उनको दे। दीपक, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि लेट अस अज्यूम फरवरी में अगर भारत सरकार इन्हीं फार्मा कंपनीज को फंड करती और इन्हीं फार्मा कंपनीज को अगर एडवांस में ऑर्डर प्लेस करती, तो वही तो मनमोहन सिंह जी की अपनी पार्टी कहती कि देखो कितना बड़ा स्कैम हो गया देश में, वो पहले तो इन कंपनियों को पैसा दिया, फिर इन्हीं कंपनियों से सामान खरीद लिया। तो ऐसा है कि तो इसलिए जो चीज आज की डेट में ठीक है वो चीज 2 महीने पहले ठीक नहीं थी। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे के सारे लोग मिलकर काम करें। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम ना करें, पॉलिटिकल पार्टी से एक दूसरे को ब्लेम ना करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक आपस में मिलकर काम करें, विपक्ष का भी जो क्रिटिसिज्म हो पॉजिटिव हो। मेरे को लगता है कि मनमोहन सिंह की चिट्ठी का एक फायदा हुआ है, मेरी इंफॉर्मेशन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कंसीडर कर रही है कि जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है उनको 3000 करोड़ और 1500 करोड़ रुपीस मेरे ख्याल से उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दिया है ताकि वो अपनी वैक्सीन की कैपेसिटी को रैंप अप कर सकें। तो ये चीज तो अगर एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है और ये भी अच्छा है और ये सत्ता पक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई ये बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है, बजाय इसके कि मनमोहन सिंह की चिट्ठी को वो किसी तरीके से गलत तरीके से वो करें, क्रिटिसाइज करें। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आज लॉकडाउन करने की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, चाहे केंद्र करे या चाहे राज्य करे। केंद्र मेरे को लगता नहीं कि कर सकता है, ये तो देखिए स्टेट का लोकल फिनोमिना है। किसी स्टेट्स में कोरोना केसेस कम है, किसी स्टेट्स में ज्यादा है। जिन स्टेट्स में केसेस ज्यादा हैं तो वहाँ लॉकडाउन होगा, और कितना करना है वो उनको ही मालूम है। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इम्प्रूव करें, और जो भी हमारी कमियां हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो चाहे बेड्स की कमी हो, उनको हम अपना पूरा करें, तभी हम लोग इस महामारी से पार पा पाएंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले अभय दुबे जी के पास चलता हूं, क्योंकि सवाल यह है कि भाई क्या जो सलाहें अभी दी गई, मैं 16 अप्रैल 2021 का राहुल गांधी का ट्वीट बताता हूं अभय जी। उन्होंने लिखा, तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ। 16 तारीख को केसेस बढ़ने लगे थे। क्या ऐसे किसी ट्वीट की जरूरत थी जिसमें प्रधानमंत्री को यह कह के क्रिटिसाइज किया जाए कि तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ? अब तो वही लॉकडाउन महाराष्ट्र की सरकार को लगाना पड़ा जिसमें कांग्रेस एक पार्टनर है। देखिए दीपक जी, याद कीजिए राहुल गांधी जी का पहले वक्तव्य कि प्रधानमंत्री जी, आप अगर लॉकडाउन लगा करके मेडिकल हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डेवलप करेंगे तो आप सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं, वायरस को कंटेन नहीं कर रहे हैं।
और मैं माननीय हमारे मूर्धन्य वरिष्ठ पत्रकार जी से 100% असहमति व्यक्त करता हूं। मैं निरंतर ये प्रमाण के साथ हवाला दे सकता हूं। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च अमेरिका ने रिपोर्ट दी थी 1 साल पहले कि इस समय तक हिंदुस्तान में 58 करोड़ केसेस तक आएंगे अगर कंसिस्टेंटली सरकार ने काम नहीं किया। दूसरा प्रमाण मैं देता हूं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक बोल रहे थे, ये सरकार को भी पता था। विश्व के वैज्ञानिकों ने कहा कि अमेरिका, फ्रांस हो, जर्मनी हो, भारत में जो पहली वेव आई है वो अमेरिका के 3 महीने बाद आई है। अमेरिका की फर्स्ट वेव जून जुलाई में आई थी, जहां पर पीक उनका 80,000 केसेस था। सेकंड वेव उनकी आई दिसंबर जनवरी में। हमारी फर्स्ट वेव आई जब पीक हमारा आया 97,000 केसेस का, वो सितंबर में आया। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था और सब कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में हिंदुस्तान में ये वेव आएगी। सेकंड, अमेरिका जैसे छोटे देश में 3 लाख केसेस जनवरी में पर डे पहुंच गए थे, दीपक चौरसिया जी। तीसरा मैं प्रमाण देता हूं, सीरोलॉजिकल सर्वे ICMR का जो रिसर्च थी उसने बताया था, और आप देखेंगे तो न्यूज नेशन के वेब पोर्टल पर भी वो जानकारी है कि उन्होंने कहा था 30 करोड़ के लगभग लोगों में इन्फेक्शन है उन सीरोलॉजिकल सर्वे में। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद बाद में सरकार ने ड्रॉप करा दी, उसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह प्रामाणिक रूप से सब जगह छपा था। सरकार को पता था कि ये गंभीर महामारी की विभीषिका, कि ये परिस्थितियां निर्मित होगी। दूसरा, मैं सिर्फ 3 ही उदाहरण आपके सम्मुख रखूंगा। दूसरे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या देश की सरकार को यह नहीं पता था? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 बातें महत्वपूर्ण कही थी। उन्होंने एक तो बात यह कही थी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 70 मिलियन वैक्सीन पर मंथ है और कोवैक्सीन का सिर्फ 10 मिलियन पर मंथ है। 2 महीने पहले ठीक प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कि अमेरिका ने जो हमारे जरूरी संसाधन है वैक्सीन को बनाने के, वो डिफेंस का एक्ट उनका 1955 का लगा रखा है, प्रोडक्शन एक्ट, और उन्होंने सामान भेजना कम कर दिया है। ये बात उनको पता थी। 5 फरवरी और 24 फरवरी को स्पुतनिक और फाइजर को भारत की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया, दीपक चौरसिया जी। और स्पुतनिक ने कहा कि जिन बेसिस पर आपने कोविशील्ड को अनुमति दी है वही इम्यूनोजेनिसिटी डेटा हमने हमारे भी लेंसेट में पब्लिश हुए हैं, हमें अनुमति दीजिए। 100 मिलियन का उनका कमिटमेंट था, मगर सरकार ने दूरदर्शी निर्णय नहीं लिया और उसको अनुमति नहीं दी। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो ऑक्सीजन का बड़ा इशू है, 7,000 मेट्रिक टन से ऊपर का ऑक्सीजन का हमारा, आखिरी बात, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है। 4,000 मेट्रिक टन हमको मेडिकल के लिए लग रही, मेडिकल ऑक्सीजन लग रही है। 2,200 मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के लिए सरप्लस है। मगर समय रहते इस भारत की सरकार ने ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। उड़ीसा में, हिमाचल में, जहां जहां सरप्लस है वहां राज्यों को भेजनी चाहिए थी, मगर जवाब मिलता था कि प्रधानमंत्री जी बंगाल की रैली में है, उसके बाद इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। तो यह अदूरदर्शी निर्णय था। हम सरकार के साथ दृढ़ता से हैं, हम स्वागत करते हैं सभी को वैक्सीन लगाने का जो निर्णय लिया। प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। जी हाँ, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन है उनसे मनोज जी, उसके बाद मैं सीधे हाँ, प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। जी हाँ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर ये सारी की सारी बातें इनको फरवरी में पता थी, तो ये क्वेश्चन जो लेटर ये आज लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आज की डेट में रेज कर रहे हैं, ये इन्होंने फरवरी में ये सारे के सारे क्वेश्चन क्यों नहीं रेज करे? अगर फरवरी में ही ये सारे क्वेश्चन वो करते, रेज करते और बिल्कुल एक बड़े फोर्सफुल तरीके से सारे के सारे के जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें बोलते, तो आज की डेट में हालत ऐसी नहीं होती। फैक्ट ये है कि उस समय किसी को नहीं मालूम था। उस समय चाहे वो दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली की सरकार ने कोविड के हॉस्पिटल सारे के सारे अपने बंद किए, और जितनी भी और जो दवाइयां थी, दवाइयों की भी ऐसे मारामारी उस समय नहीं थी, ना हॉस्पिटल में बेड्स की मारामारी थी। ये सारे डिसीजन अब लेने पड़े क्योंकि ये सारी जो समस्याएं हैं हमारे सामने आज आई हैं। दूसरी बात यह है न्यूज कि नेशन के पोर्टल ने क्या गलत छापा प्रकाशित किया था? 5 फरवरी को छापा था आपने। हाँ, नहीं, अच्छा, तो क्या थी आपकी डिमांड? आपने ये बोला था कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई। निरंतर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, क्या चीज है ये राहुल गांधी जी एक साल से हमारी, तो ये मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी आज क्यों लिखी है? फरवरी की चिट्ठी जरा उनकी दिखा दो। नहीं, मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी फरवरी की दिखा दो ना मेरे को। तो फिक्स कीजिए। प्रधानमंत्री सरकार की तो हम कर ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार को ये काम करना चाहिए था, ये काम सभी को मिलकर करना है। वही आप देखिए, दीपक चौरसिया जी ने कहा कि जिस दिन अवधेशानंद गिरी जी महाराज से बात की उस दिन उन्होंने, अभय जी मेरा सीधा सवाल है, मनोज सर एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये जानकारी आपको पहले से थी तो आप केंद्र सरकार को सेंसिटाइज करते हैं। चलिए, केंद्र सरकार से आपका राजनीतिक झगड़ा है,
तो आप महाराष्ट्र को बोल देते वो तैयारी कर ले, छत्तीसगढ़ को बोल देते वो तैयारी कर ले, पंजाब को बोल देते वो तैयारी कर ले। ऐसी हालत तो ना होती ना। दीपक चौरसिया जी, ये जब पेंडेमिक एक्ट लगाया, आप जानते हैं मैं ऑक्सीजन मैपिंग की बात कर रहा हूं, तो पंजाब की सरकार की हैसियत नहीं है कि वो हिमाचल प्रदेश से कह करके अपनी यहाँ ऑक्सीजन लेकर आए। ये तो केंद्र की सरकार को चैनलाइज करना था, ये राज्य सरकार की हैसियत सर मैं ये कह रहा हूं कि हालात अगर इतने बिगड़ने वाले थे, ये आपको फरवरी में पता था, तो आपने क्या किया, ये सवाल है। अमरिंदर सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑक्सीजन मैपिंग पर मत जाइए, मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं कि अगर जनवरी फरवरी में आपको ये जानकारी थी तथ्यों के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर, तब आपने क्या अपनी राज्य सरकारों को सेंसिटाइज किया? क्या आपने केंद्र सरकार को सेंसिटाइज किया कि ऐसा करने की जरूरत है? अमरिंदर सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, मुख्यमंत्रियों की बैठक के मिनट्स देख लीजिए, सबने आगाह किया था। अमरिंदर सिंह जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी इस पर, सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च के आधार पर। उन्होंने तो ये तक कहा था कि चंडीगढ़ के एम्स के विशेषज्ञों ने उनको कहा है। क्या बात करते हैं आप? मैं आरोप प्रत्यारोप के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस बात के प्रमाण है कि सरकार को पता था। मैंने आपकी सब बात मानी, फिर मुझे बताइए, फिर पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हालात इतने क्यों बिगड़ गए? महाराष्ट्र में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर ये सब बातें आपको पता थी तो पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हालात क्यों बिगड़ गए जी? इसलिए बिगड़ गए कि समय रहते हमारे वैक्सीनेशन के ड्राइव को रैंप अप नहीं किया। आप जानते हैं रेमडेसिविर 38,80,000 पर मंथ बनाने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हिंदुस्तान की, 7 कंपनियां बनाती है। इस हिंदुस्तान के साथ षड्यंत्र यह हुआ कि उन कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और बेशर्मी से इस हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि साहब केसेस कम हो गए थे। क्या वो ये नहीं जानते थे कि सीरोलॉजिकल की रिपोर्ट आईसीएमआर की है, उनकी टेबल पर रखी गई है? क्या वो ये नहीं जानते थे कि रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट किया जा रहा है? क्या वो ये नहीं जानते थे कि भविष्य में हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके स्टॉक को हम बरकरार रखें? क्या बात करते हैं आप? आज ठीक है, प्रेम कहते हैं फाइजर आने को तैयार नहीं। आपका सवाल लेके प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं, आपकी सवाल लेके प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस कह रही है कि उसको सब पता था, तो फिर हालात इतने क्यों बिगड़े, आपको क्या लगता है? जी जी, ये कांग्रेस को पता सब होता है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में कोविड के मामले में सर्वाधिक दुर्दशा है। महाराष्ट्र जो कांग्रेस शासित राज्य है, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का अकेले का राज्य, नेतृत्व का राज्य सिर्फ 5 वर्ष से 70 वर्षों में, उस महाराष्ट्र की 8% आबादी है और उस महाराष्ट्र में 34% कोरोना के मामले हैं और 34% मामले लगातार आप जो हैं पूरे में साल भर का आप बता रहा हूँ, आज तक तो जो है 60% तक मामले निकल रहे हैं। महाराष्ट्र अकेले केस लोड को ऐड कर रहा है। ये फरवरी माह में पंजाब में जो है 2000 समथिंग केसेस हुआ करते थे, आज 28,000 से अधिक केसेस हैं। सब पंजाब में आप जो है आपकी सरकार और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और लाशों को कीड़े पड़ जा रहे हैं और आप उनकी शव दाह की प्रक्रिया को भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास श्रीमान राहुल गांधी और उनकी टीम के पास ये जो दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान का उपयोग क्या है? और आपकी स्थिति ये है कि आप राजनीति कैसे करते हैं। आपने एक प्रश्न उनको जो है आपने 2026 अप्रैल 2020 का आपने ट्वीट सुनाया, जिसमें श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं तुगलकी लॉकडाउन। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं जनाब? मैं तो आपको बहुत शांति से संयम से सुन रहा था, आप बीच में ना बोले कृपया। इतना तो भद्रता की आपसे अपेक्षा है, आपसे भद्रता की अपेक्षा है अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, आपसे भद्रता की अपेक्षा है, आप बीच में अपना धैर्य ना खोएं। आपको संयम से, पूरे संयम से आपको सुन रहा था। आपसे अपेक्षा है कि आप भद्रता का प्रदर्शन करते हुए मुझे मेरी बात रखने का अवसर दें। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आगे मेरी बात रखने दें, फिर आपको दीपक जी पूछेंगे ना। आप ये तो अजीब बात है, मैं बोलूंगा और आपके वाले में भी बोलूंगा। कांग्रेस का ये जो अधैर्य है यही बताता कि आप हताश है, कुंठित है और आपको विपक्ष की भूमिका में भी स्वयं को किस तरह से पेश करना, इसकी बेसिक तमीज ही नहीं है श्रीमान राहुल गांधी के पास। और यही राहुल गांधी थे जो कह रहे थे कोवैक्सीन के बारे में कि कोवैक्सीन से देश के लोगों का जान को खतरे में डाल रहे हैं। और आपने जो वैक्सीन हेजिटेंसी हुई, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार है, जिस छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोवैक्सीन को अपने प्रदेश में प्रवेश नहीं देने का शपथ संकल्प ले लिया। आप इतना अवैज्ञानिक कार्य करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों को कोवैक्सीन लगती
तो उनकी भी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में अभूतपूर्व बिल्कुल झूठ वृद्धि बोल होती रहे हैं है। आप। उस वृद्धि को रोकने का बिल्कुल सफेद झूठ षड्यंत्र श्रीमान राहुल विंची नाम का जो ये इटालियन पास व्यक्ति प्रमाण है, है इस बात उस का। इटालियन व्यक्ति को भारतीयों अरे के दोनों विरुद्ध जो आदमी, है इस तरह से षड्यंत्र व्यापारियों और के इस तरह का कहने पर हिंसापात देश को करने का बर्बाद उसके मन करने में वाले ख्याल आता लोगों, कैसे? अपने आप दामन की क्रिमिनल सियाही को क्रिमिनल मिटा एक्ट था लो। ना कि आप छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन के प्रवेश को रोक कर जो आपराधिक कुकृत्य करते हो, उस कुकृत्य पर आपको शर्म भी नहीं आती है, फिर बीच में बोलने जा रहे हैं। दीपक जी जरा इनको शांत कराइए। श्रीमान राहुल विंची का मैंने बुरका टराटल किया और ये चीखने लगे। मैं आपका बिल्कुल आऊंगा। भाई बात तो सुन लीजिए, चौकीदार है ना, अरे बात तो सुन लीजिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं तो संयम रखा हुआ था जी। आपका धैर्य क्यों टूट रहा है? राहुल गांधी के पापों की जो सूची है इतनी लंबी है कि अगर कोई जरा भी जिसको शर्म होगा तो राहुल गांधी की बातों को सुनने के बाद वो बेचारा जो है शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। साहब आप कोवैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते हो, आप जो है लॉकडाउन के बारे में दुष्प्रचार करते हो, आप कहते हो। ठीक है अभय जी, आपका फोन कट गया, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेम जी आप 1 मिनट रुकिए, मेरी एक दर्शक पूर्वा गुप्ता भोपाल से जुड़ गई है, सीधे उनके पास चलता हूं। पूर्वा, आपको लगता है कि केंद्र और राज्य सरकारों की गलती है इस हालात के लिए? बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज पूरा देश जिस महामारी से लड़ रहा है और वहाँ भी सियासत कर रहे हैं। जब पहले वैक्सीन आई तो हमने वैक्सीन पे सियासत करी, और जब अभी पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है जहाँ आम जनता को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आपको जरूर वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, बट आम जनता को कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा पूर्वा, आम जनता को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास। आपने दोनों की बातें सुनी, कांग्रेस और बीजेपी की। डॉक्टर मिश्रा आप क्या कहेंगे? पहले जब लॉकडाउन लगा था तब लोग ये कहने लगे कि राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेकर लॉकडाउन नहीं लगाया, अब मुंह देख रहे थे कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा दे। क्या आपको विरोधाभास लगता है पॉलिटिकल पार्टीज के एटीट्यूड पे कहीं ना कहीं? डॉक्टर मिश्रा। दीपक जी, जिस तरह से दोनों प्रवक्ता बात कर रहे हैं, और ख़ासकर अगर मैं देखूं तो मैं फेवर नहीं करना चाहता, पर जिस तरह से विपक्ष का पक्ष रहा है अभी तक, वो जब से कोविड महामारी शुरू हुई, चाहे वो लॉकडाउन लगाया गया तो क्यों लगाया गया, फिर आया देर से लगाया गया, फिर आया कि अनलॉक प्रॉपर नहीं हुआ, फिर मजदूर आ गए, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, फिर जब वैक्सीन बन के आई तो वैक्सीन में इंडियन कोवैक्सीन क्यों लगाई जाए, बाहर वालों क्यों अलाउ नहीं है। अब आज ये हाल है कि कोवैक्सीन जब सबसे ज़्यादा हिट हो गई तो सब लोग वही लगवाना चाहते हैं, और उसके बाद जो ये सारी कमियां विपक्ष की हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी कमियां रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया। तो यहाँ पर ज़्यादातर कमी, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हो चाहे नॉन बीजेपी शासित प्रदेश हो, दोनों प्रदेशों में स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा फेल्योर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई थी उसमें जो पेंडेमिक एक्ट के तहत लोकल लेवल पे कंट्रोल करने की अथॉरिटी, और जिस तरह से हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ साथ दीपक जी, सबसे बड़ा हाथ हमारा और आपका है, क्योंकि जब अनलॉक हुआ उसके बाद हम बार बार ये कहते रहे कि मास्क लगा के चलें और सैनिटाइज करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बार बार कहा जाता है उसको करें, पर जनता ने नहीं किया। और वो चीज़ आज आपको फिर देखने को मिली कि जब दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया तो शराब की दुकानों पे ज़्यादा भीड़ थी, दवाओं की दुकानों पे भीड़ कम लगी। तो अगर देश की जनता ऐसी जैसी जनता है वैसे राजा हैं, तो जनता सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हाँ, इस समय सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, फॉलोड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्योर है इस समय। लेकिन एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक जब भी होती है, अमेरिका जैसा देश भी फेल हो गया, फ्रांस यूके जैसा देश भी फेल हो गया, तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, पेंडेमिक में डिमांड बहुत बढ़ गई है, सप्लाई कम है, इस समय सरकारें फेल होती हैं। लेकिन अच्छी सरकार की निशानी यही है कि एक बेहतर प्लानिंग के साथ लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लान यह है
कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके, जहां पे ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ केसेस हैं उस जगह पे कंप्लीट लॉकडाउन या ग्रेजुअल लॉकडाउन लगाना चाहिए। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र को रोकना चाहिए, जब तक कोविड से निगेटिव नहीं है तो उसको इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं देना चाहिए, जिससे लॉकडाउन पूरी तरह से फॉलो हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वेव आज से 4 से 6 महीने बाद दोबारा आएगी। मैं ये चाहूँगा, दोनों लोग बैठे हुए हैं, उस वेव में हम इस तरह से तू मैं ना कर रहे हैं और ना ही हम इस बात का रोना रो रहे हो कि हमें ये बात पता नहीं थी। तो मुझे लगता है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगली वेव को कंट्रोल करने की तैयारी होनी चाहिए और इस समय का जो क्राइसिस है उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिल के काम करे, तभी देश की जनता का भला होगा। ठीक है, सीधे संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, सबसे पहले मैं समाज की बात करूंगा। हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने दिल्ली की हालत खराब की, पार्टी करने लगे, इधर उधर घूमने लगे, बिना मास्क के जाने लगे, बाजार बड़े बड़े खुलने लगे, बड़े बड़े इवेंट्स होने लगे। लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोताही नहीं थी? क्योंकि जो हॉस्पिटल बना कोविड का, जो मेरे ख्याल से छतरपुर के आसपास बना था, वो वाइंड अप हो गया। कई ऐसे हॉस्पिटल जो बने वो वाइंड अप हो गए, ये सोचते हुए कि शायद अब ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि मिसकैलकुलेशन हुआ सरकार से कुछ मुद्दों पर? देखिए दीपक जी, जब आज हम विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें ये देखना और समझना पड़ेगा कि ये कोरोना का चौथा वेव है। अगर पिछले 3 वेव को हम एनालिसिस करें तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली की भी बात करें तो 7 से 8% की सबसे जो पॉजिटिविटी रेट थी वो कमोबेश थी। तो कमोबेश अब अचानक ये 30% की पॉजिटिविटी रेट हमें दिख रही है। तो मुझे ये लगता है कि एक बात जरूर है, क्योंकि जब पीक पे था तो भी दिल्ली में 7-8% की पॉजिटिविटी रेट थी, फिर अचानक जब ये कम हुआ उसी हिसाब से सरकार ने अपनी प्रिपरेशन करी। आज लगभग 30% पॉजिटिविटी रेट है, जहां पे पिछली बार पीक पे 7-8 हजार पेशेंट थे, आज 25 हजार पेशेंट्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें सरकार अपनी पूरी फौरी तौर पर तैयारी अपनी शुरू की और एक मिसकैलकुलेशन इसलिए हुआ कि चूंकि अचानक ये इन्फ्लक्स दिख रहा है। जब ये इन्फ्लक्स दिख रहा है तो सरकार उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि आज 25,000 पेशेंट आने के बाद भी कभी किसी दिल्ली के हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आपको पेशेंट नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी खुद 2 टाइम अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम चाहे हमारे हेल्थ मिनिस्टर सभी हॉस्पिटल जाके जायजा ले रहे हैं। अभी जब हमने लॉकडाउन का फैसला लिया तो इसलिए केवल लिया कि देखिए, जब आपको ये लगे, हम अपने कोरोना ऐप के जरिए एक सारी जानकारी देते हैं कि किस हॉस्पिटल्स में बेड है, किस हॉस्पिटल में बेड नहीं है। अब ऐसा दिखने लगा कमोबेश सभी हॉस्पिटल्स में बेड फुल दिखने लगे। तो कोरोना ये लॉकडाउन के जरिए हमने कोशिश किया कि संक्रमण का दर थोड़ा कम हो और हम हॉस्पिटल्स और बैंक्वेट हॉल जो होटल्स में जो ऑक्सीजन का हम लोग वो बढ़ा रहे हैं उस संख्या में थोड़ी वृद्धि और अपनी ठीक से तैयारी कर पाए, ताकि अगर इससे भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो तो हम उसको काउंटर ठीक से कर पाए। तो मैं ये मानता हूं चूंकि बीच में कोरोना की जो पॉजिटिव रेट उसमें कमी तैयारी करनी होगी। नहीं, तैयारी रोज तैयारी कर रहे हैं। आप देखें रोज 2,000-2,500 हम बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन की जब कमी आई तो हमने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा कि ऑक्सीजन की कमी हमारी हो रही है, जो हमारा शेयर था उससे ही कम ऑक्सीजन मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आज जब आपकी टीवी पे हम लोग बहस कर रहे हैं तो देश की दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि सरकार क्या उपाय कर रही है। मुझे लगता है कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें केंद्र सरकार को भी मिलकर काम करना पड़ेगा, उसमें राज्य सरकार को भी मिलकर काम करना पड़ेगा, उसमें जनता को भी साथ आना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से आह्वान किया, दिल्ली की जनता उसके साथ करी, चाहे पिछले डेंगू का अभियान रहा हो या पिछले कोरोना की एक्सपीरियंस रहा हो या अब भी। मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी को लोग समझ रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में हमने देखा कि लोग सड़क से नहीं निकले। अब लोग ये कह रहे थे कि एक वीक का लॉकडाउन होना चाहिए और सरकार का भी मानना है कि हम अपनी हेल्थ इंफ्रा को ठीक कर लें, ताकि आगे, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है तो हम उस लोगों को बेड दे पाए, ऑक्सीजन बेड दे पाए, हम डेथ रेट को कम कर पाए और ऐसा कोई पेशेंट ना हो जिनको की उचित व्यवस्था ना मिले। तो इसीलिए हमने इस लॉकडाउन को किया। मुझे लगता है कि ये मिसकैलकुलेशन जो पिछले जो हमने देखा था टॉप और अब को जो देख रहे थे उसके कारण ये सब दिख रहा है। ठीक है, सीधे आलोक शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ, माफ कीजिएगा, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से। अनुराग भाई, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली?
तो अब पहले मैं बता दूं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ ताजा आंकड़े महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,924 नए केस सामने आए हैं। सिर्फ मुंबई की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 351 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 7,381 केस हैं और मुंबई में 24 घंटे में 57 लोगों की जान गई है कोरोना से। ये ताजा आंकड़े हैं। सीधे मैं अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी की वैक्सीन लगवा लिया आपने? देखिए, मैं आज बहुत दुखी और तकलीफ में हूँ, चूंकि लखनऊ के अंदर में लाशों का मंडल लगा हुआ है। यहाँ पे लाशें लाइन पे खड़ी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। सर जवाब दीजिए ना, बीजेपी की वैक्सीन लगवाई कि न लगवाई? लाशें तभी रुक सकती है ना जब वैक्सीन लगाए आदमी। बात बीजेपी की वैक्सीन हमारे लगाने से नहीं है। हमारा जिंदा रहना उतना जरूरी नहीं है जितना जनता का है प्रभु। हमारे वैक्सीन लगाने से अगर पूरी जनता, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई कि न लगवाई? आपने कितनी जिम्मेदारी निभाई उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? मेरे अकेले बीजेपी की वैक्सीन क्या? सुनने दीजिए, मेरे अकेले वैक्सीन लगाने से, अगर सुन तो लीजिए, मेरे अकेले वैक्सीन लगाने से अगर देश का भला होता है तो मैं 20 वैक्सीन लगवा लूं। या लोगों की मौतें हो रही हैं और आप लोग को मजाक समझ में आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर में लोग जल रहे हैं, यहाँ पे लाशें जलाने की जगह नहीं है और मजाक समझ नहीं आ रहा है। ये आप लोगों की गैर जिम्मेदारी है कि आप अपने राज्य के समर्थकों को भड़का रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ, बीजेपी की वैक्सीन है। नहीं हो रही होती। उत्तर प्रदेश के ऊपर मुख्यमंत्री यहाँ पे अवार्ड लेने में बिजी थे, प्रधानमंत्री रैली में बिजी है, चुनाव में बिजी है। महाराज जी, अनुराग भदौरिया ये आप ही के नेता कह रहे थे ये वैक्सीन मत लगवाना, बीजेपी की वैक्सीन है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था बताइए ना? ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, बीजेपी की वैक्सीन है। भारतीय, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं बोल लूं अब मैं बोल लूं अपनी बात। आप ही बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा बता लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, कुत्ते का इंजेक्शन लगा देते हैं, आदमी वैक्सीन लगाने जाती है, इसको क्या बोलोगे आप? बोलिए आप टीवी चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ऐसी है कि कोई इंजेक्शन किसको लगाया? एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए। क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया? शोभा नहीं देता। आपकी पार्टी एक बार सत्ता में रह चुकी है देश के सबसे बड़े राज्य में और आप कह रहे हैं बीजेपी कुत्तों का इंजेक्शन लगवाएगी। नहीं देंगे, दिक्कत तो ये है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जब आप इंजेक्शन लगाने के लिए एक महिला झांसी में, तो आपने कुत्ता काटे का इंजेक्शन लगा दिया। ये आपकी व्यवस्था है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर में। यहाँ पे वैक्सीन साइकिल पे, तो इसलिए हमने सिस्टम पे सवाल उठाया था। भारतीय, देखिए मैं तू मैं नहीं करना चाहता। आज ऐसा दिन नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ लखनऊ में जलती हुई लाशें देख रहे हैं, इसलिए प्रभु तू मैं मत चाहिए। आप बताइए ना, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? प्रभु, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, ये बता दीजिए, हाँ या ना? मत कीजिए। मैं कह रहा हूं, अगर जनता को आपने सही समय पे इलाज दे दिया होता, जनता को इलाज दे दिया होता, तो आज यहाँ पे मौतें अच्छा, कोई नाम है जिसको कुत्ते की वैक्सीन लग गई? आप बताइए ना, फोन पे जोड़ते हैं उसको अनुराग भदौरिया जी, फोन पे जोड़ेंगे जिसको कुत्ते की वैक्सीन लग गई कोरोना की जगह। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में लाशों पे लाशें जलाई जा रही हैं और आप लोग प्रेम शुक्ला जी, टीवी चैनल पे बीजेपी का षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुत्ते की वैक्सीन लगवा रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान भी कोई राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता दे सकता है? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। बताइए प्रेम शुक्ला जी, क्या लगता है आपको? मैं यहाँ लोगों की मौत अत्यंत कुत्ते की वैक्सीन लगवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि कहीं इस तरह की कोई वैक्सीन अनुराग जी को तो नहीं लग गई? बात होगी तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा दीपक जी। आज मेरा अनुराग जी जिस तरह से किसी भी मामले को लेकर की बातें होंगी तो इतना उत्तेजित हो जाते हैं, कर पाऊंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। और उनकी उत्तेजना को देखकर कई बार आशंका पैदा होती है कि कुत्ता विशेष के लिए बनाई गई कोई औषधि जो है इन पर प्रयोग तो नहीं हो गई है। इस तरह की औषधियों के प्रयुक्त होने के कारण इन पर कोई विपरीत परिणाम तो नहीं हो गए? की जान बच जाए, मेरी भाई की जान बच जाए। लोग जान की भीख मांग रहे हैं और यहाँ पे आप लोग बैठ के यहाँ पे वैक्सीन का मजाक की बातें कर रहे हो आप। ये मजाक का समय है। चौक सभा नहीं कर रहे अवार्ड ले रही थी, ऑस्कर अवार्ड। चौक सभा नहीं कर रहे। आपसे एक सीधा सा सवाल उड़ाया था, कमाल है। अभी आप उड़ा रहे हो, आपसे पहले अखिलेश यादव ने उड़ाया था। मुहर्रम का मौसम नहीं है, में लिखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पे काबू पा लिया गया। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या हो गई है दीपक जी? अरे हाँ, क्योंकि आपको चूतियापा लगता है। ये नहीं, ये शब्द यूज करते हो, सोचिए आप, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। लोगों की मौतों पे आपको मजाक समझ में आता है?
यहाँ लोगों की मौतें हो रही है, शमशान घाट पे लाइन अनुराग लगी है, और आप थोड़ा यहाँ संयम पे रख ले, आप यहाँ पे कुत्ते तक बात आ गई, वैक्सीन तक बात आ गई, अब आप संसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास जाता हूँ। आलोक शर्मा जी, वैक्सीन को लेकर आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कई बयान दिए जिसके चलते कंफ्यूजन फैला। मनीष तिवारी, शशि थरूर, कई लोगों ने कहा। अब आप कहते हैं वैक्सीनेशन तेज होना चाहिए, पहले भ्रांति और उसके बाद कहें वैक्सीनेशन तेज, दोनों में कहीं विरोधाभास तो नहीं है? दीपक जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी के प्रवक्ता आज भी बैठकर मुस्कुरा पा रहे हैं। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन के ऊपर जब कोवैक्सीन का 3rd ट्रायल का रिपोर्ट नहीं आया था तो तमाम लोगों ने सवाल उठाए और उसमें केवल कांग्रेस के लोग नहीं, साइंटिफिक लोग भी थे और उन्होंने भी कहा था कि ये जब तक 3rd ट्रायल के रिजल्ट नहीं आते तो कोवैक्सीन नहीं शुरू होनी चाहिए, कोविशील्ड शुरू होनी चाहिए। यही हमारे एक मंत्री ने भी कहा था और मनीष तिवारी जी ने भी कहा था। जहां तक बात अभी आप इतना लोग गर्म होकर बात कर रहे थे कि कुत्ते की वैक्सीन, शामली जिले में एक महिला को लगी थी। वो कौन महिला थी उनका नाम कहेंगे, मैं नाम भी आपको मैसेज कर दूंगा। और फिर उस फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। लेकिन आज का विषय ये नहीं, आज का विषय ये है कि सब चंगासी, ये मोदी जी कहते कहते घूम रहे थे कि हम विश्व गुरु बन कोरोना गए हैं। वैक्सीन के नाम पर लगी थी आलोक भाई, कोरोना वैक्सीन के नाम पर लगी थी दीपक भाई। और जब उस महिला ने कहा कि आधार कार्ड का नंबर लिख लीजिए, मैं तो कोरोना की वैक्सीन लगवाने आई थी, तो उसने कहा फार्मासिस्ट ने कि कुत्ते की वैक्सीन में आधार नंबर नहीं डलता है और फिर उस फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया गया था। लेकिन आज दिक्कत यह है कि मनोज जी भी, जब तक बीजेपी के प्रवक्ता बोलते रहे, एक सवाल नहीं पूछा गया। ऑक्सीजन के लिए आज अगर राज्यों को किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाना पड़े तो वो कौन सी सेंट्रल अथॉरिटी है, मनोज जी बता के जाइएगा। आप भी बहुत मुस्कुराए हैं पिछले आधा घंटे में। अभय दुबे जी से बहुत सवाल पूछे आपने, मैं मेरे से सवाल पूछेगा मैं उत्तर दूंगा। मोदी जी ने 62 रैलियां की हैं पिछले 6 महीने में। आज एक सवाल पूछ के दिखाइए बीजेपी के प्रवक्ता से कि कितनी मीटिंग उन्होंने की हैं। ऑल पार्टी मीटिंग क्या एक बुलाने की हिम्मत नहीं हुई? आईसीएमआर और मेडिकल मंथली रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो रिपोर्ट दोनों कहती हैं कि फरवरी मार्च में पूरी तरह से पीक आने का चांस था। लेकिन दुर्भाग्य, लेबर मूवमेंट आज फिर दोबारा से शुरू हो गई है। एक लेबर मिनिस्टर्स की कमेटी नहीं बनी सरकार से, निकम्मी सरकार से। बेशर्मी भी शर्मा जाएगी। परसों मोदी जी कह रहे हैं कि जहां तक दिखाई दे रहे हैं भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इतना बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है। 3 दिन पहले तक रेमडेसिविर में जो इंजेक्शन है वो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो राज्य नहीं कर रहे थे, वो केंद्र कर रहा था। मार्च में उसकी प्रोडक्शन बंद की, क्यों बंद की गई थी? ये केंद्र सरकार ने बंद करवाई थी। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, व्हाइट पेपर के लिए आप बीजेपी से कह सकते हैं मनोज जी कि इंजेक्शन किस राज्य को कितने कब किस डेट को दिए गए हैं? आप लोगों की हिम्मत नहीं है पीएम केयर्स फंड के ऊपर। 1 मिनट दीपक जी, पीएम केयर्स फंड के ऊपर आज आप दोनों मिलकर एक सवाल पूछ लीजिए कि पीएम केयर्स फंड में वेंटिलेटर का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसके लिए भी क्या राज्य जिम्मेदार है? क्या सीएसआर फंड और जीएसटी का पैसा जो राज्यों को नहीं मिला, क्या उसके लिए भी राज्य जिम्मेदार है? आप केवल ये बता दीजिए कि जो सेस लगाया गया था पेट्रोल और डीजल पर और राज्यों का जो हिस्सा नहीं दिया गया, क्या उसके लिए भी राज्य जिम्मेदार है? अरे भाई कुछ तो शर्म करो। 4 महीने इस हिंदुस्तान के मीडिया ने सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती को चलाया था। क्या वो भी महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था आप लोगों को कि ये चलाइए? सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। आज मनोज जी मुस्कुरा के पूछ रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने सवाल क्यों नहीं पूछा, फरवरी में क्यों नहीं पूछा? अरे भाई फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए, चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग हुई है मनोज जी, उनके मिनट्स उठा लीजिए आप। उसमें सबने जो जो डिमांड किए हैं, मोदी जी तो सिकंदर बन के वो एक महिला को हराने वेस्ट बंगाल गए हुए हैं और इनके जो मंत्री हैं वो अंताक्षरी खेल रहे थे। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। 9000 करोड़ के जहाज में बैठ के हिंदू मुसलमान का धतूरा मोदी जी चटा रहे हैं पूरे देश को। क्या ये फर्ज नहीं बनता था कि सबसे पहले मोदी जी कहते कि मैं रैलियां नहीं करूंगा? एक कोऑर्डिनेशन कमेटी न टेक्निकल बनी न पॉलिटिकल बनी, केवल भाषण। 2 गज दूरी, मां से जरूरी, 3D 4P 5S। शर्म नहीं आती इस सरकार को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं और बड़ा 2 सवाल पूछते हैं। नहीं, एक मिनट दीपक जी, बहुत देर हो गई मुझे सुनते सुनते। क्या लेबर मूवमेंट के ऊपर आज बता के जाएंगे कि जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि लेबर मंत्री कहां पर है आज हिंदुस्तान का? पिछले 10 दिन में लेबर मिनिस्टर की कोई एक स्टेटमेंट अगर किसी ने देखी हो, मनोज साहब, तो बीजेपी से पूछने की थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिएगा कि दिल्ली के तमाम बस अड्डे और तमाम रेलवे स्टेशन पटे पड़े हैं रेलवे से, वहां पर मजदूरों से।
क्या वहां पर लेबर मिनिस्टर का कोई फर्ज नहीं है? सारा फर्ज विपक्ष का है। यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी का प्रवक्ता इटली पहुंच जाएंगे और हंसेंगे और दांत फाड़ेंगे, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए और आज मीडिया को भी सोचना चाहिए कि किसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ठीक है, मैं पहले शुक्ला जी नहीं, करने से पहले इंपॉर्टेंट है क्या इस सरकार एक लिस्ट नहीं बना पाई कि क्या क्या चीजें हमें 6 महीने में चाहिएंगी? 1.25 साल का इंतजार करने के बाद ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे और जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, फलाने हैं, ढिकड़े हैं। मनोज जी से एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं पूछा गया। अभय दुबे के पीछे पड़ गए आप दोनों लोग कि कांग्रेस ये। आज वही काम देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भी किया है। कांग्रेस। अरे निकम्मो, तुम्हारी 300 सीटें तुम्हें दिए, हमें नहीं दिए। यार की सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं आएगी क्योंकि मीडिया इनको बचाने के लिए बैठा हुआ है। पूरी सरकार इनको पूरी तरह से, अब आलोक भाई हो गया, पूरा मीडिया मुझे पता है आप भरे बैठे हैं अंदर से, हो गया तो फिर मैं जवाब ले लूं। कितने लोगों को मिली है? एक सेकंड। हिंदुस्तान में हम विश्व गुरु बन गए, हम 60 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। नहीं, अब वो आप समझ रहे 40 मिनट नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री है आजकल क्या है, कांग्रेसियों की सभा सुनने कोई आता नहीं, चैनल पे चले आते हैं तो चीखते कितने परसेंट अवसर मिल गया बात करने का। ऐसे चले जाएंगे तो उनके ऊपर जो है जानवर भी इनको सुनने के लिए तैयार नहीं, मनुष्य की तो बात ही छोड़। केवल 1.25% लोगों को हिंदुस्तान में डबल डोज लगी है। ये भी किसकी गलती है? क्योंकि मार्च में वैक्सीनेशन प्रोडक्शन बंद कर दिया वैक्सीन का, उसमें भी घोटाला है। वैक्सीन प्रोडक्शन में बहुत बड़ा घोटाला है, सामने आएगा। ऐसा है, देखिए मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। हो गया आलोक भाई, हो गया। मनोज सर जवाब दे रहे हैं, की तरह बैठ जाते हैं मनोज जी। एक सेकंड, आप जरा मेरी बात सुनिएगा। सुन तो लीजिए भाई, हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप लोग छप्पा लगा दीजिए, पहले आप लोग ठप्पा लगा दीजिए। ठप्पा लग गया है। ऐसा है, देखिए आप हमारा चैनल देखते नहीं है मेरे ख्याल से। हो सकता है हमारे चैनल में 5 बजे, इनको भी लगता है गलती से लग गया है, कोई गलत इंजेक्शन इनको भी लग गया है। 5 बजे डिबेट होती है बंगाल पे। पिछले 2 दिन से हमारी टेपिंग, आप सुनिएगा जरा, आप मेरी बात सुनिए। पिछले 2 दिन से हमारे चैनल पर एक ही डिबेट चल रही है कि ये रैलियां सारी की सारी बंद होनी चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ यही है और हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग पक्ष से भी, सत्ता दल से हम लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी से ये कह रहे हैं कि ये जितनी रैलियां हैं बंद होनी चाहिए। कुंभ में जो मेला हुआ वो मेला बंद होना चाहिए। पिछले 2 दिनों में हमारे यहाँ मैक्सिमम रिपोर्ट और जो हमारी जो डिबेट है, जो हमारी बंगाल पे फोकस्ड है, उसका फोकस ही यही है। चाहे वो आज की डिबेट हो, चाहे कल की डिबेट हो, कोरोना की जो डिबेट है, कोरोना की जो डिबेट है, कोरोना की पे हमारी जो बंगाल की डिबेट होती है 5 बजे, उसका फोकस यही है। अगर आप वो डिबेट सुनेंगे तो उस डिबेट में हमारे जितने भी गेस्ट बैठे हैं सबने यही बोला और हमारा जो लाइन है वो यही है कि बंगाल में जो रैलियां हो रही हैं उसके कारण कोरोना फैल रहा है और ये टाइम आ गया है कि वो बंद होना चाहिए। और उसमें हमने बीजेपी को क्वेश्चन करा, कुंभ के मेले पे हमने बीजेपी को क्वेश्चन करा। तो ये कहना कि हम किसी के फेवर में है वो नहीं है, छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है। हमारा व्यू पॉइंट सिर्फ यही है कि आज जब ये महामारी हमारे सामने है तो ऐसे टाइम पे चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को मिलकर काम करना है। चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों को काम करना है। ये हमारा मानना है और यही चीज हमने अपने सामने वो है रखी है। और जहां तक मनमोहन सिंह के लेटर की बात है तो ये मैंने बिल्कुल साफ बोला था कि आपको उनका लेटर बहुत अच्छा है। और आज का जो डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है कि वो इनको फंड करेंगे, हो सकता है कि इस लेटर के कारण उनको भी कोई मॉरल बूस्ट मिला हो। नहीं, एक बात तो ये बात नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर विपक्ष को पहले से मालूम था कि ये फरवरी में, अगर आपको मालूम था कि ये सारी चीज होने वाली है, तो आपका जो शासित जो स्टेट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में बेड्स की कमी क्यों है? आप छोटी सी मेरे को बात बताइए, अगर फरवरी में आपको मालूम था कि ये महामारी इतनी होने वाली है, इतना विकराल रूप लेगी, तो आपके महाराष्ट्र में बैठ था? तो महाराष्ट्र में आपने क्यों नहीं सारी चीजें वो कर दी? बैठक में देखिए रीजन यही है कि आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, बड़े-बड़े साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था कि डायरेक्शन कहां जा रहा है। हालत क्यों हुई? कांग्रेस को सब पता था, फिर ये हालत क्यों हुई? क्योंकि कांग्रेस की बात केंद्र सरकार निकम्मी सरकार ने नहीं सुनी। आपने कहा आपकी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था मिनट्स निकाल के देखें, फिर महाराष्ट्र में हालत क्यों हुई?
फिर छत्तीसगढ़ में हालत क्यों हुई, फिर पंजाब में हालत क्यों हुई, बताइए। अगर चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में आप सब फैसले ले चुके थे तो ये हालत क्यों हुई? मीडिया केंद्र सरकार को बचाना चाहता है। दीपक जी, आप लोग सवाल जो पूछ रहे हैं वो केवल बचाने के लिए पूछ रहे हैं। क्या आपको नहीं पता, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि बीमारी राज्यों की नहीं। सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जो सवाल उठाया उसी का काउंटर पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं हमारी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में सब डिस्कस हो गया था। अगर डिस्कस हो गया था तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में हाल क्यों हुए? इसका जवाब दे दीजिए। दीपक जी, सर, किसी पे आरोप लगाना बड़ा आसान है, किसी को आप ब्लैक एंड व्हाइट में कलर कर दे। दीपक जी, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद हेल्थ जो है स्टेट सर, वो लोग कौन थे जिन्होंने कहा था क्या मोदी जी ने लॉकडाउन लगा लिया, राज्यों से नहीं पूछा, राज्यों को उनका अधिकार होना चाहिए था? कौन बोलता था साहब? ये कौन बोलता था, बताइए ना। एक सवाल का मैं आपके एक सवाल का उत्तर दूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद क्या हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट रह जाता है क्या? हॉस्पिटल तो आप ही के हैं, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट आप ही के पास है। अरे सर, हेल्थ कॉन्करेंटली सर, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 हुआ था, उसमें एग्जैक्टली लिखा था उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से कि राज्यों की अब क्या जिम्मेदारी बनती है। अरे उसमें राज्यों की जिम्मेदारियां फिक्स की गई थी, वो केंद्र कर रहा था। आज भी आप लोग हर वैक्सीन पे आ गए, अब आप वैक्सीन पे आ गए, अब वैक्सीन पे आ गए। एक बात पर रहिए ना, अगर आपके चीफ मिनिस्टर को एक दिव्य दृष्टि थी और आपके चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में ये तय कर लिया था, तो पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की ये हालत क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। किसी को ब्लैक एंड व्हाइट कह देना बहुत आसान है आलोक जी। मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिएगा जरा बात, सुनिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद सारा का सारा वर्ल्ड बैंक का, मुझे आलोक जी, आपको कमर्शियल का पता है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपके जवाब पर आऊंगा। उसके बीच देवराज आहूजा दिल्ली से मेरे एक दर्शक है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास, रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है, कमर्शियल का वो है देवराज गुप्ता मेरे एक दर्शक। देवराज गुप्ता, किसकी गलती है आपके हिसाब से, राज्य की या केंद्र की? देखिए, ये 100% जो है इसमें राज्यों की गलती है। केंद्र सरकार ने तो, मोदी जी ने तो अपना काम किया, लेकिन विपक्ष को चाहिए, आज जो देश जब पैंडेमिक को झेल रहा है, ऐसे समय में कम से कम विपक्ष को एक साथ होकर इकट्ठा होना चाहिए इनको, और जो देश के नागरिकों को बचाने के प्रयास होने चाहिए, ना कि मोदी जी के लिए कोई चुगली फरमान। ठीक है, मैं सीधे देवराज जी की बात को, देवराज जी ने क्या कहा आलोक शर्मा जी याद रखेगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं आपके पास।